दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। ऑप्शन ए तालाब, बी कुएँ, सी कुएँ और नलकूप, डी नहरें। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुएं और नलकूप। दोस्तों, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं और नलकूप है। अगला प्रश्न है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नलकूपों की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है रिहंद, बी रामगंगा, सी मेजा, डी माता टीला। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है रामगंगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए है घाघरा नहर, बी केन नहर, सी शारदा नहर, डी निचली गंगा नहर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। ऑप्शन ए सोनभद्र में, बी बुलंदशहर, सी इटावा, डी मऊ। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनभद्र में। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र में। अगला प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसमें दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया गया है, टेक्निकल मिस्टेक हुई है। तो इसमें उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ये याद कर लेंगे आप लोग, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी वाराणसी। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई? ऑप्शन ए अवधी, बी भोजपुरी, सी ब्रजभाषी, डी खड़ी बोली। तो दोस्तों, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली भाषा में अग्रणीय भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झांसी, बी इटावा, सी ग्वालियर, डी आगरा। तो तानसेन का मकबरा दोस्तों ग्वालियर में अवस्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, कहाँ से संबंध है? वाराणसी घराने से, कानपुर घराने से, आगरा से, या इनमें से कोई नहीं। तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध दोस्तों वाराणसी घराने से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से है? इसमें ऑप्शन ए बहराइच, कालपी, आगरा, कानपुर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कालपी। ठीक है दोस्तों, राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध कालपी से है। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। ऑप्शन ए बलिया, बी मेरठ, सी झांसी, डी वाराणसी से। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी होगा, मेरठ से होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1857 के जो भारत की क्रांति हुई थी, 1857 का विद्रोह, उसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिराजे हिंद नाम से किस नगर को जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी जौनपुर, सी प्रतापगढ़, डी सुल्तानपुर। तो शिराजे हिंद जौनपुर को जाना जाता था। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए शाहजहांपुर, बी प्रयागराज, सी गोरखपुर, डी चित्रकूट। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसमें ऑप्शन सी होगा गोरखपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली को उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है बरसाने में, बी मथुरा में, सी गोकुल में, डी वृंदावन में। तो लठमार होली का आयोजन दोस्तों बरसाने में होता है। ये बरसाना कहाँ है? बरसाना मथुरा में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता? इसमें ऑप्शन सी होगा जॉर्ज यूले। ठीक है दोस्तों, जॉर्ज यूले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों सरोजनी नायडू ने की थी। ये याद रखेंगे, कानपुर में जो 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है द्वारिका प्रसाद मिश्र, बी हृदनाथ कुंजरू, सी विशंभर दयाल, डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दोस्तों गोरखपुर में दी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो काकोरी कांड से संबंधित था। ठीक है, जो काकोरी कांड हुआ था उसके संबंध में इससे ये संबंधित थे, तो इस वजह से इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ हुई उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना? तो लखनऊ में हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए विशेष प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महोबा। उत्तर प्रदेश का जो महोबा जिला है वो पान उत्पादन के लिए विशेष तौर पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई? ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो पहली वन नीति आई थी वो 1952 में लाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दूसरी नीति कब लाई गई थी? ठीक है, पहली नीति 1952 में लाई गई थी और दूसरी नीति दोस्तों 1988 में लाई गई थी। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई थी। ये याद कर लेंगे, वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का वन प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वृक्षारोपण वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, वृक्ष बंधु पुरस्कार वृक्षारोपण वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना दोस्तों 1976 में शुरू की गई। ठीक है, ये याद कर लेंगे, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन ग्राम कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए बरेली, बी पीलीभीत, सी ललितपुर, डी सोनभद्र। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला वनग्राम यानी प्रथम वनग्राम कहाँ स्थित है? तो सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम
कब चलाया गया, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2005 से 6 तक, ठीक है। तो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम कब चलाया गया था, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हुई है थोड़ी, तो ये 2005 से 6 के बीच चलाया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस दोस्तों 21 अप्रैल को मनाया जाता है, नहीं सॉरी 21 मार्च को मनाया जाता है वन दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संत रविदास नगर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला संत रविदास नगर है, इसको याद करेंगे। अगला प्रश्न है मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि शीर्ष राज्य कौन सा है। जिसमें मैंग्रोव वनों की सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है उसमें शीर्ष राज्य कौन है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात, ठीक है। गुजरात में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि होती है, ये पहले स्थान पर है, शीर्ष राज्यों में से एक राज्य है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने हिस्से पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है, ठीक है। जो 1988 में वन नीति आई थी उसके अनुसार भारत में कितने हिस्से पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है, तो 33% वनों और वृक्षों का होना आवश्यक है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है सोनभद्र, ठीक है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला है। अगला प्रश्न है वन रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें वन रिपोर्ट हर साल 2 साल के या 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, ठीक है। वो कौन सा अधिनियम है जिसमें भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया था। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय को अपने धर्म जन्मस्थान वर्ग अथवा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान पद सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसके द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का अवसर मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन की किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, ठीक है। जो केंद्र में द्वैध शासन हुआ था वो किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 1919 में प्रांतों में और केंद्र में 1935, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको रट लेंगे। इसमें भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है वो 1937 में हुई है, ठीक है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में हुई है, ये भी याद करेंगे, 1 अक्टूबर 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। जो 1935 का अधिनियम था भारत सरकार का उसके तहत इस न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है निम्न व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है विलियम वुड, ठीक है। जो विलियम वुड हैं वो कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, ये भी याद रखेंगे। इस मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, किससे संबंध होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो पंचवर्षीय योजना के अनुदान से, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के अनुदान से राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसका गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है, ठीक है, इसमें से कौन राज्य सूची में है? ऑप्शन ए रेलवे पुलिस, बी निगमीय कर, सी जनगणना, डी है आर्थिक एवं सामाजिक योजना। तो इसमें से कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची में है रेलवे पुलिस, ठीक है दोस्तों। निगमीय सूची, संघीय सूची, जनगणना संघीय सूची, ठीक है, ये क्या है? संघीय सूची में है, और जनगणना भी संघीय सूची में शामिल है, और आर्थिक सामाजिक नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, शक्ति प्राप्त हुई? कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार और शक्ति प्राप्त हुई है? इसमें भारत सरकार अधिनियम 1892 भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की, बजट पर बहस करने की शक्ति दी, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी, ठीक है। तो भारत में बजट पर बहस करने का जो अधिकार मिला है वो 1892 के चार्टर अधिनियम से मिला है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन ए है जीवीय घटकों से, बी भू आकृति घटकों से, सी अजैविक घटकों से, डी उपर्युक्त सभी से, ठीक है। तो पर्यावरण किससे बनता है? उपर्युक्त सभी से बनता है, जैवीय घटकों से भी बनता है, भू आकृति घटकों से और अजैविक घटकों से, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सभी से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है भौतिक संसाधन, बी औद्योगिक संसाधन, सी सामाजिक संसाधन, डी प्राकृतिक संसाधन। तो धारणीय विकास दोस्तों प्राकृतिक संसाधन का विषय है। धारणीय विकास वो विकास है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखा जाता है, उसको कहते हैं धारणीय विकास, ठीक है। तो धारणीय विकास किसे कहते हैं? यानी वर्तमान में हमारी जो आवश्यकताएं हैं और आने वाले समय में यानी भविष्य में जो आवश्यकताएं होंगी उन पर ध्यान रखा जाता है, और ये प्राकृतिक संसाधन का एक पीढ़ीगत संवेदनशील विषय है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? यानी इसमें से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए है धान का खेत, बी वन, सी घास का मैदान, डी झील, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, धान का खेत। दोस्तों वन, झील, घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र हैं, ठीक है, ये तीनों क्या हैं? प्राकृतिक परितंत्र, ठीक है। और जो धान का खेत है ये है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।